डियर स्टूडेंट, जैसे आपको पता है आपकी परीक्षा पास ही है और आपसे बार बार जो फिजिक्स के अंदर कुछ लॉ स्टेटमेंट पूछी जाती है, स्टेट दिस लॉ। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ क्लास 12th के इम्पोर्टेंट लॉ ऑफ फिजिक्स। आइए करते स्टार्ट। सबसे पहले लॉ हमारा क्या है? कूलम्स लॉ। तो इसके लिए आपको स्टेटमेंट, आप इसको रट्टा लगाते हैं, रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ध्यान से ये मैथमेटिक्स फार्मूला देख ले, मैथमेटिकल फार्मूला देख ले, बड़ी आराम से इसको क्या है आप डिफाइन कर सकते हैं, स्टेट कर सकते हैं। आइए कैसे करते हैं देखिए। मैंने यहाँ पे लिखा, देखो, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेज, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। मान लीजिए Q1 Q2 क्या है? चार्जेज है, जिसके बीच में सेपरेशन कितनी है? R है। तो कूलम्स लॉ है क्या? दिस गिव्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। इन 2 पॉइंट चार्ज के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन होती है उसको बोलते हैं कूलम्स लॉ। तो स्टेट कैसे करते देखिए। इसको देख के आप बड़ी आराम से क्या है, सिर्फ इस एक फॉर्मूले को देख के भी आप इसको स्टेट कर सकते हैं। अट्रैक्शन और रिपल्सन के एक सिंगल वर्ड यूज करते हैं, इंट्रैक्शन। तो आइए करते हैं। फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज, दिस आर पॉइंट चार्ज, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। यानी कि बस इसको देख के आपको डिफाइन कर देना है, यह आपकी क्या हो जाएगी? स्टेटमेंट होगी है। इसको खोलते हैं तो देखिए क्या एफ आ गया, इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ये के क्या है आपका? ये कांस्टेंट है आपका, जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? सिस्टम ऑफ यूनिट पे, मीडियम बिटवीन 2 चार्जेस पे। यहाँ पे देखिए आगे मैंने क्या लिखा है आपका, इन वेक्टर फॉर्म में सेकंड स्टेटमेंट दी है जो आपकी वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म क्या आपकी यहाँ पे, ये देखिए, ये आपकी अगर हम इसकी वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे, आपका इससे अलग से आपने किया होगा आर्टिकल, तो क्या होगा? F21 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R क्यूब R, दिस इज यूनिट वेक्टर एंड दिस इज कूलम्स लॉ इन पोजिशन वेक्टर फॉर्म में। इस तरह से आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है। नाउ नेक्स्ट आपका जो लॉ है वो क्या है? गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो देखिए इसका भी बिल्कुल वैसे ही करना है आपको, कि आपको इसको रट्टा नहीं लगाना। आप देखिए ये मैथमेटिकल फॉर्मूला याद कर लीजिए। यहाँ पे फाई ई क्या है? फ्लक्स है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के लिए यूज़ किया है। और ये देखिए आपको एक इंटीग्रल दिखाई दे रहा है, इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट है। तो ये हमारा है क्या? आप देखिए पढ़ना सीखिए, यहीं से आप इसको स्टेट करना सीख सकते हैं। ये देखिए सरफेस, ये क्या? इंटीग्रल। इस निशान को बोलते हैं क्लोज सरफेस। तो देखिए आपका क्या लिखा है? सरफेस इंटीग्रल किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज बाई क्लोज सरफेस। अब देखिए बड़ा आसान सा है आपका। देखो मान लीजिए सरफेस आपकी टोटल सरफेस S है, इसका स्मॉल सरफेस ds ले लिया। ds क्या है? इसको हम बोल सकते हैं एरिया वेक्टर कह सकते हैं। ये क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। और ये हमारा फ्लक्स जो मैक्सिमम कब होगा? तो थीटा क्या होगा? दोनों के बीच में 0 होगा। तो इट गिव दी टोटल लाइन। अब आपका जो मैंने लिखा है यहाँ पे जो निशान है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? इट गिव्स टोटल लाइन ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस। तो ये आपका गॉस लॉ, इसमें स्टेट कर देना है। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज बाई दैट सरफेस। आइए नेक्स्ट करते हैं। अब अगला हमारा जो लॉ है ओम्स लॉ। आपने पहले भी पढ़ा है 10th क्लास के अंदर, जो है ये पूछा जाता है व्हाट इज ओम्स लॉ, स्टेट ओम्स लॉ। तो क्या है ओम्स लॉ? हमें पता है ये आपका इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड लॉ है। जब आपका किसी कंडक्टर के थ्रू करंट आप पास कराते हैं, आप पोटेंशियल डिफरेंस V अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है? तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल इसको देख के आप बड़ी आराम से इसको स्टेट कर सकते हैं। देखिए मैथमेटिकल फॉर्मूला याद कीजिए। अगर आप पेपर में आपको स्टेटमेंट याद नहीं, आप ये लिख देते हैं, ये भी क्या है? ओम्स लॉ है। तो क्या देखिए, इट स्टेट दैट करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 एंड्स ऑफ कंडक्टर प्रोवाइडेड फिजिकल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन रिमेन कांस्टेंट। जैसे आपको पता है जब बारिश आती है, कभी तूफान आता है, आपको देखा लाइट काट दी जाती है, स्विच ऑफ कर दी जाती है, आप यही कह सकते हैं। तो यही क्या है? फिजिकल कंडीशन है। टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन, ये आपकी कांस्टेंट रहनी चाहिए। बाकी आपका क्या है? हर केस में आपका ओम्स लॉ कहता है कि जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है
पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस टू एंड्स ऑफ कंडक्टर। इसको देखिए, आप इसको प्रोपोर्शनल कांस्टेंट हटाते, एक नया कांस्टेंट आता है आर, इसको बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। इसकी वैल्यू कितनी होती है, रो एल बाई ए। जब आप देखिए यही स्टेटमेंट, यही आपकी क्या मैंने ग्राफ से ड्रा की है, अगर पोटेंशियल और करंट के बीच में ग्राफ बनाओगे तो देखिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या इंडिकेट करता है कि आपका जो आपकी करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके है, वोल्टेज के है, पोटेंशियल डिफरेंस के है। तो देखिए अगला नेक्स्ट ला आपका लेंज ला। लेंज ला से पहले करते हैं फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या है ये, फैराडे जो लॉज है क्या देते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ देते हैं। ये आपके दो लॉ है, और जो लेंज लॉ है वो डायरेक्शन देता है इंड्यूस्ड ईएमएफ की। तो फर्स्ट लॉ है आपका फैराडे का, क्या है, व्हेन एवर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्लोज सर्किट चेंजेस एंड ईएमएफ hence a current is induced in it which lasts as long as change in flux is taking place। इसी फिनोमेनन को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका मतलब क्या है, जब आपका कोयल के साथ जब भी आपका फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स चेंज होती है तो तब तक ये चेंज होती रहती है, तब तक आपका क्या है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देता रहता है। दैट्स मीन्स क्या है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स गिव्स यू इंड्यूस्ड ईएमएफ हैंस इंड्यूस्ड करंट। ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन दी गई है, ये आपका इक्वेशन, ये इक्वेशन आपकी इंटीग्रल वाली इक्वेशन, ये आपकी ई डॉट डी एल जो इक्वेशन है आपकी, ये आपका कौन सा फ्लक्स है, आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है। तो इस इक्वेशन को हम मैक्सवेल इक्वेशन भी बोलते हैं। इक्वेशन देती है आपको फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इन जनरलाइज्ड फॉर्म में है। तो फर्स्ट लॉ क्या है, जब भी आपका कोयल से कनेक्टेड मैग्नेटिक फ्लक्स यानी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होती है, घटती है, बढ़ती है, चेंज होती है, तो आपका क्या है, आपको मिलता है इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी कि इंड्यूस्ड करंट मिलता है। अगर आप मोशन को रोक देते हैं, रिलेटिव मोशन को, तो क्या हो जाता है, फ्लक्स आपका जीरो हो जाता है। सेकेंड लॉ है आपका फैराडे लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ। ये आपको बताता है कि कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुई है, आपका जो फ्लक्स चेंज होने से कितना आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ यानी इंड्यूस्ड करंट मिला है। तो सेकंड लॉ की स्टेटमेंट क्या दी, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द क्लोज सर्किट। ये क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ सिंबल है, ये क्या हो गया आपका, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आपका जो मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा, d∅/dt। नाउ नेक्स्ट करते हैं, अब फैराडे लॉ तो आपने कर लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसी डायरेक्शन किससे देते हैं, बाय यूजिंग लेंज लॉ। तो लेंज लॉ क्या करता है, गिव्स यू डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। दिस लॉ स्टेट, ये क्या स्टेट करता है, क्या बताता है, दिस लॉ स्टेट दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूस्ड इट, दैट इज इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी लेंज लॉ क्या करता है, जो जिस वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ है उसी का क्या करता है, अपोज करता है, डायरेक्शन देता है। यानी अप्लाइड करंट, अप्लाइड जो आपका अप्लाइड फील्ड है उसके लेंज लॉ क्या करता है, अपोज करता है। तो ये स्टेटमेंट है, दिस लॉ स्टेट दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूस्ड इट। ये जो मैंने आपको देखने से डायग्राम दिखाया इसको बोलते हैं, इसको आप इलस्ट्रेशन कह सकते हैं, लेंज लॉ इलस्ट्रेशन। ये एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है, इसमें क्या करना है, बस आपको इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए मैंने लिखा है, व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट इज मूव टुवर्ड ए क्लोज कोयल। जब इसको देखिए आप, जो नॉर्थ पोल है इस मैग्नेट का, इसको हम क्या करते हैं, आप लेफ्ट यानी कोयल की तरफ क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं, तो इंड्यूस्ड करंट इन द कोयल फ्लोज इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, आपका नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा, और नॉर्थ पोल क्या करेगा, इसको रोकेगा, इसके मोशन को अपोज करेगा। इसका कारण क्या है, आप यहाँ पे जो कोयल है नॉर्थ पोलैरिटी एक्वायर कर लेती है, सो इट अपोज मोशन ऑफ नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट टुवर्ड द कोयल विच इज एक्चुअली द कॉज ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कोयल। अब अगर आप मान लो उस मैग्नेट को क्या है, मूव करते हैं, दाई तरफ करते हैं, यानी इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को
आप दूर लेके जाते हैं कोयल से, तो यहाँ पे क्या होगा, ये साउथ पोलैरिटी एक्वायर कर लेगा। वो क्या करेगा, इस मैग्नेट के मोशन को रोकेगा, साउथ नॉर्थ को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो सेम क्या है आपका, अगर आप पास लेकर आते हैं तो ये क्या करता है, यहाँ पे नॉर्थ पोलैरिटी एक्वायर कर लेता है, जिसकी वजह से मैग्नेट का मोशन को ये अपोज करता है। जब इसको दूर लेके जाते हैं मैग्नेट को अवे फ्रॉम दिस कोइल्स, देन कोइल एक्वायर साउथ पोलैरिटी एंड क्या करती है, अगेन अपोज करती है मोशन ऑफ द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कोइल। तो ये क्या था आपका लेंज लॉ का इलस्ट्रेशन है। एग्जाम में आप ये लिख देना, अगर आपका स्टेट लेंज लॉ से अलग भी आपसे पूछा जाता है, इलस्ट्रेट लेंज लॉ बाय डायग्राम। नाउ नेक्स्ट क्या है, बायोट सैवर्ट्स लॉ। ये क्या स्टेट करता है, दिस इज एन एक्सपेरिमेंटल लॉ है। ये देता है आपको डिटरमाइन कैसे कर पाएंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्मॉल लेंथ कंडक्टर, इसको हम करंट एलिमेंट भी बोलते हैं। दिस स्मॉल कंडक्टर कैरिंग करंट नोन एज करंट एलिमेंट। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, आप देखिए इसी जो फॉर्मूला है मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आप अगर अब याद कर लेते हैं तो देखिए, अगर मैं यहाँ देखूँ तो आपका देखिए जो डी बी क्या है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, ये दिया गया है। तो अगर आप देखेंगे, देखिए डी बी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई के, डी एल के, साइन ऑफ एंगल के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम के। इफ दिस इज ए क्या है, a current carrying conductor, this is small current element, we have to determine magnetic field at point P R from this current element। तो देखिए स्टेटमेंट बड़ा आसान है, कैसी है देखिए, अकॉर्डिंग टू इट magnetic field due to current element, this current element at any point directly proportional to the, देखिए current, length of the element, current element, sine of the angle and inversely proportional to square of distance from the current element to that point। बिना रट्टा लगाए आप बड़ी आराम से, अगर आप मैथमेटिकल ये जो फॉर्मूला है आप इसको लगा देते हैं, ध्यान से देखते हैं, तो बड़ी इजीली कैसे को स्टेट कर पाएंगे। वेक्टर फॉर्म में क्या है, आप इस तरह से लिख सकते हैं आपके बायोट सैवर्ट लॉ को, म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यूब। म्यू नॉट क्या है आपका, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमीएबिलिटी बोलते हैं। और जो डायरेक्शन होती है आपकी बायोट सैवर्ट लॉ के अंदर, जब आपका इधर जो आपको डायरेक्शन बताएंगे कि वो डायरेक्शन आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, डायरेक्शन क्या होगी, उसको किस तरह से निकाल पाएंगे, बाय यूजिंग राइट हैंड स्क्रू रूल के द्वारा निकाल पाएंगे। नाउ नेक्स्ट इज एम्पियर सर्किटल लॉ। ये फॉर्मूला कर लीजिए याद, यही क्या है, एम्पियर सर्किटल लॉ है। अगर मान लो स्टेटमेंट याद नहीं होती है तो आप इसको लिख सकते हैं। तो एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से आपको पता है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो क्या होता है, म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर होता है। तो हमारा अगर देखिए ये एम्पियर सर्किटल लॉ है क्या, ये लेंथ है, ये क्या इंटीग्रल है, ये क्लोज सरफेस, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, बिल्कुल सेम है। ये आपका देखा जाए, दिस लॉ इन करंट इलेक्ट्रिसिटी इज सिमिलर टू दी गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बिल्कुल सेम वैसे ही है। देखिए यहाँ क्या है, स्टेट करें, लाइन इंटीग्रल of magnetic field intensity B around any closed path is equal to mu naught times total current threading the closed path। यानी इसी को देख के आप इसको इजीली स्टेट कर सकते हैं, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है आपका। तो क्या है, लाइन इंटीग्रल इसका मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी अराउंड एनी क्लोज पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट थ्रेडिंग द क्लोज path, and this result is independent of nature of closed path, also on the position of wire within it। अभी हमने पढ़ा एम्पियर सर्किटल लॉ, लेकिन क्या है जब इसको देखा गया तो ये क्या था, इनकंसिस्टेंट था, यानी हर केस के अंदर ये क्या था, फॉलो नहीं कर रहा था। तो इसके अंदर क्या मॉडिफाइड किया, मॉडिफिकेशन हुई, क्या देखा गया, जो कंटिन्यूटी है आपकी करंट की थ्रू एक कनेक्टिंग सर्किट, वो क्या थी, ये आपका एम्पियर सर्किटल लॉ उसको क्या पूरा नहीं कर पा रहा था। तो मैक्सवेल मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, तो ये आपका देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया है। ये आपको देखिए म्यू ब्रैकेट में आई प्लस में आई डी है। तो इसको कैसे प्रूव किया, यहाँ पे जो आपका ये यहाँ पे म्यू नोट ही है आपका, ये म्यू नोट फ्री स्पेस के अंदर है आपका। तो देखिए क्या है, इट स्टेट दैट
चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड, ये कहता है इट स्टेट दैट चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज डिस्प्लेसमेंट करंट आल्सो प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड, दिस प्रूव्स कंटिन्यूटी ऑफ करंट। यहाँ जो आई डी है ये क्या है आपका, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ये क्या चेंज इन फ्लक्स, इन चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये आपका जो है। ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है इसको आप डिफाइन करना चाहे तो डिफाइन कर सकते हैं। तो डिफाइन अगर देखिए मैं कर भी देता हूँ इसको, डिस्प्लेसमेंट करंट, कई बार इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है आपका, इट इज दी करंट the current which comes into play in the region whenever the electric field hence इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह सकते हैं आप, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजिंग विद टाइम, इसकी डिफाइन कर सकते हैं इससे डिस्प्लेसमेंट करंट की। इट इज द करंट विच कम्स इन टू प्ले इन द रीजन वेन एवर द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हैंस लिख सकते हैं एंड हैंस इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंजिंग विद टाइम। बस इतना ही आपको स्टेट करना है। और ये जो इक्वेशन है ये भी क्या है, इसको मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं। जो आपको इक्वेशन बताई थी ये भी क्या है, मैक्सवेल इक्वेशन है, जिसको हम कहते हैं मैक्सवेल मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ कहते हैं। तो नेक्स्ट लॉ क्या है हमारा, अब किरचॉफ्स लॉ है आपके करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर है। इन 1942 में किरचॉफ ने क्या दो लॉ दिया आपके, ओम्स लॉ आपने पढ़ा। तो ओम्स लॉ के बाद क्या था, बहुत सारे ऐसे सर्किट मिले जो बड़े कॉम्प्लिकेटेड थे, जिसके अंदर ओम्स लॉ क्या था, वैलिड नहीं था। इन लॉ को सिंपली डिफाइन करने के लिए, समझाने के लिए क्या किया, किरचॉफ ने दो लॉ दिए। पहले लॉ जो है आपका फर्स्ट लॉ किरचॉफ जंक्शन रूल, इसका किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी इस नाम से पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, स्टेट किरचॉफ फर्स्ट लॉ, किरचॉफ जंक्शन रूल, जंक्शन लॉ, करंट लॉ, तो तीनों एक ही चीज़ है। इसको जो किरचॉफ जंक्शन लॉ है इसको आप करंट लॉ भी बोल सकते हैं, करंट लॉ, या इसको आप बोल सकते हैं फर्स्ट लॉ भी यही है आपका, एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाए फर्स्ट लॉ। और यह क्या है आपका जंक्शन रूल या जंक्शन लॉ, जंक्शन लॉ, तीनों उसमें पूछा जा सकता है। ये वैसे है क्या, अभी बताता हूँ। देखिए आपका जैसे मैंने डायग्राम दिखाया, दिस इज जंक्शन, एक पॉइंट है, तो कुछ करंट आपको मिलते दिखाई दे रहे हैं। ये डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको क्या है एग्जाम के अंदर आप बनाएंगे तो बड़ी इजीली आप इसको एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। तो जैसे मैंने अभी बताया आपको घट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए ये जो मैंने लिखा है समेशन आई इज इक्वल टू 0, यही क्या है आपका किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है। एग्जाम के अंदर ये 2 मार्क्स में आता है। अगर आप इसको फॉर्मूले को लिख देते तो भी आपको 1 नंबर मिलेगा। तो क्या है, इस निशान को बोलते हैं समेशन, एल्जेब्रिक सम। ये निशान को जो बताया हमें समेशन, इसका होता है एल्जेब्रिक सम का होता है। ये क्या करंट है, ये क्या जंक्शन है। तो डिफाइन यही है, बताइए। देखिए इट स्टेट दैट एल्जेब्रिक सम, इस निशान को एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इन ए क्लोज सर्किट, क्योंकि करंट हमेशा क्लोज सर्किट के अंदर होता है। ये नहीं एक तार लगा दे एक तार हटा दिया, क्या होता है 0 होता है। तो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट मीटिंग एट ए जंक्शन इन ए क्लोज सर्किट इज 0, यही है आपका फर्स्ट लॉ। और ये लॉ क्या, इसकी इंपॉर्टेंस है, दिस लॉ सपोर्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। पूछ लेते हैं कि फर्स्ट लॉ जो किरचॉफ का है आपको क्या सिग्निफिकेंस है, क्या देता है, क्या एक्सप्रेशन है। इट्स ए सिंपली एक्सप्रेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगला लॉ आपका है किरचॉफ सेकंड लॉ। तो देखिए किरचॉफ सेकंड लॉ क्या है, इसको हम बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ भी कहते हैं इसको, सेकंड लॉ भी कहते हैं इसको, लूप लॉ भी कहते हैं। लूप लॉ, क्योंकि लूप बनते हैं इसके अंदर जो क्लोज होता है, लूप लॉ भी कहते हैं इसको, हम सेकंड लॉ भी कहते हैं।
तो एग्जाम के अंदर कंफ्यूज नहीं होना है आपका, ये किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ किरचॉफ सेकंड लॉ, विच इज़ किरचॉफ लूप लॉ, विच इज़ किरचॉफ वोल्टेज लॉ, तो ये आपको इसको वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, किसी भी उसमें पूछ सकते हैं। बिल्कुल आसान सा, इसका देखिए वही बताया, रट्टा नहीं लगाना है। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यही आपका सेकंड लॉ है। इधर क्या लिखा है देखिए, समेशन ई आई, ये क्या EMF है, यानी आपने जो बैटरी यूज़ की है, सेल यूज़ की है, उनके लिए क्या है ये EMF। और सेकंड क्या देखिए IR, जैसे ओम्स लॉ पढ़ा आपने, V इक्वल टू क्या था IR, तो I क्या है करंट, R क्या है डिफरेंट रजिस्टर, I जो छोटा यूज़ किया मैंने, एक इसी सर्किट में देखिए 1 2 3 जैसे एक एग्जांपल दिया है, ये लूप बनाए गए, ये 2 सेल, एक बैटरी E1 E2, तो इसको देख के आप बड़ी इजीली देखिए इस लॉ को एक्सप्लेन कर सकते। इट स्टेट दैट इन एनी क्लोज पाथ, सारा देखिए क्लोज है आपका, क्लोज पाथ, एल्जेब्रिक सम, देखो ये एल्जेब्रिक सम है, एल्जेब्रिक सम, प्रोडक्ट किसका है करंट का और रेजिस्टेंस का, देखो एल्जेब्रिक सम, इस सिंबल का मतलब है एल्जेब्रिक सम, ये क्या प्रोडक्ट, इनका मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू दैम इज इक्वल टू, देखो ना इज इक्वल टू, फिर क्या समेशन है, इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ EMFs। ठीक क्या है, बड़ा आसान सा है, इसको देख के आप इजीली क्या इसको स्टेट कर सकते हैं। तो सेकंड लॉ क्या, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इट्स ए सिंपली एक्सप्रेशन फॉर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देता है आपको, आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन को ये वेरीफाई करता है। अगला लॉ जो है वो है आपका गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म, जैसे कि आपने गॉस लॉ किया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, सिमिलरली क्या है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म है। देखिए ध्यान से, वहाँ पे B की जगह क्या था E था, और इधर क्या था Q/ε0 था, तो गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म क्या देखिए 0, यानी आपको बस इसी को देखना है। ये फॉर्मूला क्या है, गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 0। ये भी क्या है मैक्सवेल इक्वेशन है, और ये क्या बताती है, इट शोज दैट नंबर ऑफ जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है जो एंटर करती है किसी क्लोज सरफेस में, बिल्कुल इक्वल होती है नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स लिविंग इट। ये इस चीज़ की बात का भी प्रूफ है कि मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट, यानी जो मैग्नेट होता है वो जिस प्रकार आपका चार्ज सेपरेटली एग्जिस्ट कर सकता है इंडिविजुअल, आपका जो मैग्नेट है उसमें एक साथ पेयर में नॉर्थ और साउथ दोनों होते हैं, चाहे कितना ही छोटा टुकड़ा कर लीजिए, अकेला मोनोपोल डजंट एग्जिस्ट। तो ये क्या है गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म है। हालांकि कोविड की वजह से इस साल आपका ये टॉपिक हटा दिया गया है। अब नेक्स्ट करते हैं, अब आपका नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो 12th क्लास में था, लेकिन कोविड की वजह से अब की बार इस पार्ट को भी हटा दिया गया है। लेकिन जानते हैं होता क्या है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, आपने 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा था। क्या है ये देखिए आपको ये मिरर सरफेस, ये कोई मिरर है, तो लाइट जब इंसिडेंट होती है देखिए इसका पाथ क्या चेंज हो जाता है, डेविएट हो जाता है, ये नॉर्मल है। तो अगली डेफिनेशन क्या थी आपको पता है, इट इज़ द फिनोमेनन ऑफ चेंज इन पाथ ऑफ लाइट, चेंज इन पाथ ऑफ लाइट विदाउट चेंज इन मीडियम, सेम मीडियम के अंदर जो है। आई क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर क्या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो इसके लॉ आते हैं, इसके दो लॉ होते हैं। पहला लॉ क्या देखिए आपका बिल्कुल ये क्या प्लेन है, प्लेन, तो ये डायग्राम को दिमाग में बिठा लीजिए, डायग्राम आपके दिमाग में तो बड़ी इजीली क्या आप बता सकते, देखिए ये क्या इंसिडेंट रेज, सेकंड नॉर्मल, थर्ड क्या रिफ्लेक्टेड रेज, देखो ये लिखा है इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज and normal to the reflecting surface at point of incidence all lie in same plane। और सेकंड वाला क्या है, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो किसके बराबर है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर है। देखिए बस इतना ही बता देना है, बस आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू आर, यानी आप अगर चाहे तो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, आपका जो फर्स्ट लॉ आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। फॉर नॉर्मल इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, 0 होगा, तो आपका जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा वो भी क्या होगा, 0 होगा। हैंस ए रे ऑफ लाइट फॉलिंग नॉर्मली ऑन ए मिरर रिट्रेसेस इट्स पाथ्स ऑन इट्स रिफ्लेक्शन। तो ये आपका क्या है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, जो इस टर्म में आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। नेक्स्ट लॉ जो आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन कब होता है, ट्रांसपेरेंट सरफेस से होता है, जब आपको पता है कि आपकी रेज जो है, लाइट रेज जो है वन मीडियम टू अनदर मीडियम में जाती है। तो फिनोमिनन क्या है,
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज फिनोमेनन इन द चेंज इन पाथ ऑफ लाइट व्हेन इट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। देखिए जैसे मैंने ये लगा, ये इंटरफेस है, ये ऊपर वाली सरफेस का जो मीडियम है, जैसे एयर मान लेते हैं, नीचे वाली जो सरफेस उसका मीडियम वाटर है, ग्लास, कुछ भी हो सकता है। तब आपकी लाइट जब इंसिडेंट होती है वन मीडियम टू अनदर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, उसका पाथ देखिए नॉर्मल से डेविएट हो जाता है। जैसे देख सकते हैं एयर लाइट जो आपकी मान लो एयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो देखो इट्स बेंट टुवर्ड दी नॉर्मल, झुक जाती है। इसके अपोजिट वाइज वर्सा बोल सकते हैं, जब लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू एयर मीडियम, जो आपकी जो लाइट है, जो इमर्जिंग रेज है, वो क्या होगी, बेंट अवे फ्रॉम दी नॉर्मल जो है। अब देखिए इसके दो लॉ है आपकी, यही डायग्राम देख के आप बड़ी इजीली इसके लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। पहला लॉ वही है सेम, ये देखिए प्लेन है, इंसिडेंट रेज ये नॉर्मल है, ये रिफ्रैक्टेड रेज लाइज इन दी सेम प्लेन, वन प्लेन। सेकेंड लॉ है उसको बोलते हैं स्नेल लॉ। ये देखिए स्नेल लॉ है, क्या ये आई एंगल है तो इसको बोले साइन आई, ये क्या है आर है तो साइन आर। इन दोनों का जो रेशो होता है उसको बोलते हैं कांस्टेंट, जिसका नाम क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इस पूरी इक्वेशन को बोलते हैं स्नेल्स लॉ, यानी क्या है, रेशो ऑफ साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ए कांस्टेंट फॉर पेयर ऑफ मीडिया इन कॉन्टैक्ट known as Snell's law, और this constant known as refractive index। नाउ जो हमारा लास्ट है यहाँ पे वो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक लॉ ऑफ एमिशन है, लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आपने पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, इट इज़ द फिनोमेनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल व्हेन लाइट रेडिएशंस ऑफ स्टेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन दैम। एमिटेड इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और जो करंट प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। यानी क्या है, जब किसी एक मेटल सरफेस पे एक स्टेबल रेडिएशन, स्टेबल फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इंसिडेंट होती है तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन, इसी फिनोमेनन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इसके जो इफेक्ट है इसके ऊपर क्या 4 लॉ है जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, आप किए हुए हैं। तो देखिए ये जो 4 लॉ है पूछे जाते हैं, 2 भी पूछ लेते हैं, गिव 2 लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या मान लीजिए आपकी इसकी 4 लॉ है 3 मार्क के अंदर आ सकते हैं। तो ये 4 लॉ है क्या, फर्स्ट लॉ क्या, देखिए फॉर ए गिवन मेटल एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, यानी आपको पता है कि मेटल से ही आपको एक फ्रीक्वेंसी की इंसिडेंट रेडिएशन, उसके ऊपर जब आप इंसिडेंट कराएंगे तो जो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन है निकलेंगे, इजेक्ट होंगे पर सेकेंड, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, कि लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, तीव्रता कितनी है प्रकाश की। जो अगला है आपका सेकेंड लॉ क्या है, फॉर ए गिवन मेटल देयर एग्जिस्ट ए सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच नो एमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये बहुत बार पूछा गया, व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एग्जाम के अंदर जो है, तो क्या है, किसी भी चीज़ के लिए मिनिमम कितनी एनर्जी, यानी आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है उसके लिए मिनिमम कितनी एनर्जी आपको रेडिएशन वाली देनी पड़ेगी आपको कि इलेक्ट्रॉन को जस्ट निकाल सके, उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फॉर ए गिवन मेटल देयर एग्जिस्ट सर्टेन मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच, यानी उससे अगर कम होगी तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी कि फोटो इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डजंट टेक प्लेस। नाउ थर्ड लॉ जो आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अबोव, अब जैसे मान लो मिनिमम तो हो गई, इसके बाद कितनी ही ज़्यादा हो, अबोव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इजेक्ट करने के जस्ट चाहिए आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन, थोड़ा सा इसको बोलते हैं वर्क फंक्शन, यानी जितना आपको चाहिए उसको क्या बोलते हैं हम, वर्क फंक्शन कहते हैं, लिख सकते हैं वर्क फंक्शन। इसको हम h न्यू नोट से दिखाते हैं, फाई से भी दिखाते हैं, फाई नोट से भी दिखाते हैं, ये क्या होता है वर्क फंक्शन। यहाँ पे न्यू नोट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो ये जितनी एनर्जी चाहिए क्या है, इलेक्ट्रॉन जस्ट इजेक्ट करने के लिए, इससे अबव अगर आप देंगे तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फ्लो इलेक्ट्रॉन वो इंडिपेंडेंट होगी इंटेंसिटी पे, बस किस पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी पे और वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट की। फिर क्या है, जो फोर्थ लॉ है वो कहता है ये जो आपका प्रोसेस है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन की बहुत फास्ट यानी इंस्टेंटेनियस है, अचानक पता भी नहीं चलेगा। आप ये लगा लीजिए जो टाइम होता है इसकी जो 10⁹ सेकंड, सोचो कितना टाइम होगा, इजेक्ट हो जाता है 1 के बटे में भी 10 के ऊपर 9। तो ये हमारे क्या थे, 4 लॉ थे
लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, फोटो इलेक्ट्रिक लॉ ऑफ एमिशन। नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ मेलस। ये क्या कहता है, जब कोई कंप्लीटली प्लेन पोलराइज लाइट जब पास होती है एनालाइजर के थ्रू, तो जो इंटेंसिटी है आई ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेरी करती है स्क्वायर ऑफ द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन द ट्रांसमिशन डायरेक्शन ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर। इसी स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मेलस कहते हैं। अगर इसको आप मैथमेटिकली लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इसको मैथमेटिकली। तो आपकी जो इंटेंसिटी आई है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द कोसाइन ऑफ द एंगल, यानी ये आपका स्क्वायर ऑफ द। अगर इसको मैं फुल लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ आई क्या हो जाएगा आपका, हटाएंगे कांस्टेंट, ये हो गया आपका आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका लॉ ऑफ मेलस है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर मैं आपको मैथमेटिकली थोड़ा ये डायग्राम के माध्यम से समझाऊँ आपको, तो देखिए यहाँ पे डायग्राम में देखेंगे जो आपका ए है, ये आपका इधर वाला जो ही आपका ए है, ये आपका ए। तो यहाँ पे जो ए है आपका ए, ये जो आपका है ये आपका एम्पलीट्यूड है, जो ए है यहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक वेक्टर ट्रांसमिटेड है बाय द पोलराइजर, ट्रांसमिटेड बाय पोलराइजर। तो ये आपका लॉ ऑफ मेलस। इसमें आपको बस खाली स्टेट अगर आ जाए पेपर में स्टेट लॉ ऑफ मेलस, तो भाई इतना ही लिखना है कि जब कोई कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास होती है एनालाइजर से, तो जो इंटेंसिटी है जो आपकी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है स्क्वायर ऑफ द कोसाइन एंगल के बिटवीन द ट्रांसमिशन डायरेक्शन ऑफ पोलराइजर एंड एनालाइजर। ये आपका डायग्राम है। ये आपका वेक्टर है इलेक्ट्रिक वेक्टर जो आपका ट्रांसमिटेड बाय पोलराइजर है, इसको मैंने OP से दिखाया है। और जो आपका OA ये जो आपको दिखाया है यहाँ पे OA और OB इस इलेक्ट्रिक वेक्टर के कंपोनेंट है आपके अलोंग OA एंड OB। तो ये था आपका लॉ ऑफ मेलस। नाउ नेक्स्ट लॉ है ये हमारा ब्रूस्टर लॉ। अब ये क्या कहता है आपका, देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे डायग्राम के माध्यम से बताऊँ आपको, ये इंटरफेस है जो रेयर मीडियम को डेंस मीडियम से सेपरेट करती है। और ये लाइन, ये जो आपकी लाइट ये कैसी है, अनपोलराइज्ड लाइट है। जब ये इंसिडेंट होती है पोलराइजेशन एंगल IP के है, पोलराइजेशन एंगल है। तो लाइट जब इंसिडेंट होती है कुछ पार्ट उसका ट्रांसमिट हो सकता है, कुछ उसका एब्जॉर्ब हो सकता है, कुछ रिफ्लेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जब इस प्रोसेस में रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग, रिफ्रैक्शन होता है तो आपकी जो लाइट है उसका रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। और यही आपका ब्रूस्टर लॉ स्टेट करता है। ये क्या कहता है देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट एट पोलराइजेशन एंगल IP ऑन इंटरफेस सेपरेटिंग एयर फ्रॉम मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, देन आपकी रिफ्लेक्टेड लाइट इज फुल्ली पोलराइज्ड होगी और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस होगी। प्रोवाइडेड क्या है, ये आपका जो ये लिखा है म्यू इज इक्वल टू 10 IP, यही क्या आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, रिलेशन देता है। ये डायग्राम के माध्यम से समझो तो ये आपकी देखिए मैंने दिखाई, ये जो आपकी इलेक्ट्रिक वेक्टर है ये इसके परपेंडिकुलर वाला है। जब लाइट इंसिडेंट होती है आपके पोलराइजेशन एंगल पे ये पार्ट रिफ्लेक्टेड हो गया है। हमें पता है इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्शन के अंदर बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो ये जो पार्ट था आपका ये क्या प्लेन पोलराइज्ड है। सिमिलरली क्या यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ इस सरफेस पे, क्योंकि रेयर मीडियम है ये डेंसर मीडियम है, तो ये R क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो ये वाला वेक्टर जो आपका इलेक्ट्रिक वेक्टर है ये ट्रांसमिटर के थ्रू ये भी क्या आपका पोलराइज्ड, फुल्ली पोलराइज्ड लाइट है। तो यहाँ पे जो ये एंगल है द एंगल ऑफ इंसिडेंट एट विच रिफ्लेक्टेड लाइट कंप्लीटली प्लेन पोलराइज होती है उसको बोलते हैं पोलराइजिंग एंगल या ब्रूस्टर एंगल कहते हैं। तो यहाँ पे आपको स्टेट किया है, ये मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको बताया है। एन क्या यहाँ पे नॉर्मल है। नेक्स्ट लॉ है आपका, नेक्स्ट है आपका रेडियो एक्टिव डिके लॉ।
ये आपका एटम के अंदर है, हम पढ़ेंगे। ये क्या कहता है, किसी एटम के अंदर जो नंबर ऑफ डिके होते हैं, डिसइंटीग्रेशन होता है एटम का पर सेकेंड, इसे हम बोलते हैं रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियो एक्टिव एटम एट एन इंस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम एक्चुअली प्रेजेंट इन सैंपल एट दैट इंस्टेंट। इसी को हम रेडियो एक्टिव डिके लॉ कहते हैं। अगर इसको मैथमेटिकली लिखना चाहूँ, मैथमेटिकली तो जो देखिए रेट ऑफ डीके यानी कि आपका dN/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n के। तो n क्या है, उस टाइम उस इंस्टेंट पे नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है, और ये रेट ऑफ नेगेटिव साइन की डिके हो रहा है, घट रही है, तो नंबर ऑफ एटम डिसइंटीग्रेशन रेटेड पर सेकेंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन द सैंपल एट दैट इंस्टेंट। तब इसको आप सोल्व करेंगे, मैथमेटिकली सोल्व करेंगे, तो आपके जो नंबर ऑफ n आएगा, ये आपकी इक्वेशन जो आएगी, ये आएगी n0 e की माइनस लैम्डा टी। तो ये नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है एट दैट इंस्टेंट पे, ये आपका जब इसको सोल्व करेंगे। तो ये था आपका रेडियो एक्टिव डिके लॉ। तो ये थे आपके लॉज जो 12th क्लास में मेनली आपसे पूछे जाते हैं, इनको स्टेटमेंट पूछी जाती है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी पूछ लेते हैं, ये आपको हल करने हैं। जहाँ पे ये आपका लैम्डा क्या है, अगर आप देखेंगे लैम्डा यहाँ पे क्या है, आपका डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है, या डीके कांस्टेंट कह सकते हैं, क्या है, डीके कांस्टेंट, और डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट है, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट। ये थे आपके सभी इम्पोर्टेंट लॉज इन 12th क्लास फिजिक्स, जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं।